सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने BEG 142 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा के ब्लॉक 1 के यूनिट 1 को डिस्कस किया था। आज हम इसके ब्लॉक 1 के यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रामा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो ड्रामा एज ए डिपेंडेंट आर्ट फॉर्म। डिपेंडेंट आर्ट फॉर्म, ड्रामा जो है एक डिपेंडेंट आर्ट फॉर्म है, क्योंकि ड्रामा जो है वो दूसरे चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि थिएटर में वो प्लेस पे डिपेंड करता है ड्रामा, इसीलिए हम इसे डिपेंडेंट आर्ट फॉर्म बोलते हैं। सेकेंड इज़ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ प्ले। कौन कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं प्ले में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टर होता है, एक्टर होता है, डायलॉग्स होते हैं, स्टोरी होती है, एक्शन होता है, सेटिंग्स होते हैं, प्रॉप्स होते हैं। प्रॉप्स जो चीज़ें होती हैं जो सीन को दर्शाने के लिए यूज़ होती हैं। कॉस्ट्यूम्स होते हैं, जो हर कैरेक्टर अपना अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनता है। एक स्टेज होता है और स्पेक्टेटर्स होते हैं। स्पेक्टेटर्स जो कि प्ले को देखते हैं, उन्हें हम कहते हैं। फिल्म्स एंड TV सीरियल्स एज रिलेटेड फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट। सो एंटरटेनमेंट में और क्या क्या हो सकता है जिससे लोगों के बीच में हम प्रेजेंट करते हैं स्टोरीज़ को? तो फिल्म के ज़रिए कर सकते हैं, TV सीरियल्स के ज़रिए कर सकते हैं, और आजकल OTT के ज़रिए भी कर सकते हैं। देन प्लेज एज टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंस मीडियम। सो जो प्ले होता है वो टेक्स्ट और परफॉर्मेंस के मिक्सचर से बनता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ यूनिक नेचर ऑफ प्लेज। प्लेज का क्या नेचर है? सो डेफिनेशन के तौर पे आप ये जान सकते हैं, प्लेज एज अ सीक्वेंस ऑफ सिचुएशंस अंडरलाइंग एक्शंस। अलग अलग सिचुएशंस को मिला के उसे आव भाव के ज़रिए लोगों को दिखाना ही प्ले है, समझे? Then second point is acting on a public stage and addressing broader social issues. So public stage पे लोग परफॉर्म करते हैं और समाज में, सोसाइटी में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसे यूज़ करते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं अपने प्ले के ज़रिए। Then spectators associations with questions raised in the play. So दर्शक क्या सोचते हैं प्ले के बारे में, कैसे चीज़ों को देखते हैं, उस चीज़ का मुद्दा उठाया जाता है प्ले के दौरान। उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है दर्शकों को, क्योंकि प्ले जो होता है उन्हीं के लिए तो बनाया जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ड्रामाज अपील एंड इट्स कनेक्शंस टू द नेशंस कॉन्शियसनेस। सो ड्रामा जो है वो उसको जितना हो सके ना, ये नेशन से जोड़ने की कोशिश करते हैं प्लेज में। ठीक है। सो ड्रामा की जो अपील है, इसका कनेक्शन जो है नेशन के कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। तो नेशन में क्या हो रहा है, वहाँ के लोग कैसा सोचते हैं, क्या करते हैं, उनकी क्या हरकतें हैं। सो ड्रामा में वो चीज़ जो है वो दिखती है। ओके। द नेक्स्ट पार्ट इज़ ड्रामाज यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का क्या मतलब है? यूनिवर्सैलिटी का ये मतलब है कि एक जो चीज़ है वो दुनिया में सारे लोगों में इक्वली बटी होनी चाहिए और सबके पास उस चीज़ की पहुँच होनी चाहिए। यूनिवर्सैलिटी मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों में चीज़ बटी होनी चाहिए, सबके पास वो चीज़ पहुंच रही होनी चाहिए, उसका मतलब है यूनिवर्सैलिटी। सो ड्रामाज अपील टू पीपल अक्रॉस एपॉक्स एंड कल्चर्स। एपॉक्स का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम हिस्ट्री में कोई भी, और इसका सिंपल यही मतलब है कि ड्रामा जो है वो अलग अलग कल्चर्स तक पहुंच रही है, वही उसकी यूनिवर्सैलिटी है। ड्रामा's कैपेसिटी टू एड्रेस डाइवर्स ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड कंसर्न्स। ड्रामा की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग ह्यूमन इमोशंस को एड्रेस करने की है, उनके कंसर्न्स को, क्या दिक्कतें वो झेल रहे हैं, वो कैसा सोचते हैं, ये इसकी ड्रामा की कैपेसिटी है। ओके। सो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर। ड्रामा का जो है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें क्या क्या टेक्सचर्स होते हैं। स्ट्रक्चर का यहाँ पर सिंपल मीनिंग है कि ढांचा क्या होता है, क्या क्या मिलके बना है ड्रामा। ठीक है। और टेक्सचर का मतलब होता है कि उसमें क्या क्या, मतलब उसकी रौनकता बढ़ाने के लिए क्या क्या ऐड किया जाता है। ठीक है। तो कंपेयरिंग लिटरेरी टेक्स्ट टू अ बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग से कंपैरिजन करके यहाँ पे ये बताना चाहते हैं, स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर एनालॉजी। सो स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? स्टोरी होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, एक्शन होता है और डायलॉग्स होते हैं। स्टोरी एक कहानी, सिंपल सी जो भी कहानी ये दिखाना चाहते हैं ड्रामा के ज़रिए। कैरेक्टर्स जो कि हर एक रोल जो लोग प्ले करेंगे। एक्शन जो कि होता है, डायलॉग्स जो कि वो बोलेंगे। ठीक है। टेक्सचर में क्या क्या होता है, किस चीज़ से उसकी रौनकता बढ़ती है ड्रामा की? सो इमेजेस का यूज़ करते हैं, ये सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, मेटाफोर्स जो कि कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, ये एक लिटरेरी डिवाइस है। देन सेटिंग्स होते हैं अलग अलग तरीके की। ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं जो कि देखने में लोगों को अच्छा लगे, वो होते हैं। देन ग्रास्पिंग द वाइडर मीनिंग। ओके।
द ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ ऑन स्टेज। सो जो ड्रामा को प्रेजेंट करते हैं उनकी लाइफ को स्टेज पर दर्शाया जाता है, ठीक है। डीलिंग विद ब्रॉडर क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड कंसर्न। सिंपल सी चीज़ है, ड्रामा में आप इमोशंस ही दिखाएंगे। इमोशन किसके दिखाएंगे? तो ह्यूमन के दिखाएंगे। ह्यूमन के अलग अलग एक्सपीरियंसेस को दिखाएंगे, उनके कंसर्न्स को दिखाएंगे, उसमें से एक ब्रॉडर मीनिंग निकालेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे, ओके। देन इम्प्लिसिट मीनिंग्स इन एक्शन, कैरेक्टराइजेशन, ड्रामेटिक थीम एंड डायलॉग्स। इम्प्लिसिट मीनिंग का क्या मतलब है? इम्प्लिसिट का यही मीनिंग है कि वो डायरेक्टली उस चीज़ को वो नहीं दिखाते, ठीक है। जैसे कि वो कुछ चीज़ दिखा रहे हैं, उसमें एक हिडन मीनिंग होगा, एक उसके पीछे मैसेज छुपा हुआ होगा, सो वो उस तरीके से उस चीज़ को दिखाएंगे। तो इम्प्लिसिट मीनिंग्स इन एक्शंस, कैरेक्टराइजेशंस मतलब हर एक कैरेक्टर की अपनी पहचान, ठीक है। ड्रामेटिक थीम वही होगी, कॉमेडी हो गया या ट्रेजेडी हो गया, इसी तरीके की थीम्स एंड डायलॉग्स। अंडरस्टैंडिंग द सोल ऑफ द प्ले, ओके। प्ले की जो सोल है, जो कि उसका पर्पस है करने का, उसको हम समझते हैं इसमें, ठीक है। सो हमारा अगला टॉपिक है ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। जैसे पिछले स्लाइड में हमने बात की कि ड्रामा के जो स्ट्रक्चर है वो किन किन चीज़ों से फॉर्म होती है, तो हम उन्हीं को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या होता है? तो सबसे पहले प्लॉट है, ठीक है। प्लॉट क्या होता है? एज अ डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ प्लॉट एज अ फुली डेवलप्ड वर्जन ऑफ द स्टोरी इन अ प्ले। एक जो बाउंड्री होती है स्टोरी की कि इसके बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी, इनमें ही सीमित रहेंगी, तो उसी स्ट्रक्चर को हम प्लॉट कहते हैं, ठीक है, जो स्टोरी का हिस्सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कंसिडरेशन ऑफ कैरेक्टर्स, इवेंट्स एंड देयर ड्रामेटिक इफेक्ट। कैरेक्टर्स के बारे में सोचा जाता है प्लॉट में, इवेंट्स के बारे में सोचा जाता है, और वो ड्रामा में क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके बारे में सोचा जाता है प्लॉट के रिगार्डिंग। ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लॉट इन अ प्ले, ओके। प्लॉट का सिग्निफिकेंस ओवरऑल प्ले में अच्छा खासा होता है, हम सबको पता है ये बात, ओके। देन यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ओके। ऑर्डर ऑफ अ यूनिफाइड प्लॉट। ऑर्डर क्या होता है एक प्लॉट का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिगनिंग होता है, जिसे हम एक्सपोजिशन बोल रहे हैं यहाँ पे, जो शुरुआत होती है। देन मिडिल होता है राइजिंग एक्शन, जो शुरुआत के बाद बीच में जो धीरे धीरे एक्शंस बढ़ते हैं, कहानी बढ़ती है, ओके। एंड एट लास्ट क्लाइमैक्स होता है, ओके। चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। देन नेक्स्ट क्राइसिस होता है कि उसमें मीनिंग क्या निकला, ठीक है। डिनोमेंट होता है, जो ये जो चीज़ है इसमें एक्सप्लेनेशन होता है कि पूरे जो स्टोरी में थी वो किस बेसिस पे उस स्टोरी को दिखाया गया, उसकी मीनिंग क्या है, उस स्टोरी की हमें क्या मिलता है उस चीज़ से, उस पूरी कहानी से हमें क्या मिलता है, क्या मैसेज वो प्रोवाइड करना चाहती है। एंड रिजोल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिजोल्यूशन एट लास्ट हमें वो चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक गुस्तावो फ्रेटैक्स एनालिसिस ऑफ प्लॉट, ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, बिगनिंग, मिडिल, क्लाइमैक्स, क्राइसिस, डिनोमेंट, रिजोल्यूशन, ये गुस्तावो फ्रेटैक्स के ना, फ्रेटैक्स पिरामिड में आती है, ठीक है। इन्होंने एनालिसिस किया था प्लॉट का और अपना एक पिरामिड बनाया था 5 एक्ट प्ले का, जो कि एक्सपोजिशन था, राइजिंग एक्शन था, क्लाइमैक्स था, क्राइसिस था, डिनोमेंट था, ओके। ये गुस्तावो फ्रेटैक्स ने दिया था, इनके नाम को आप याद रखिएगा, ठीक है। फ्रेटैक्स पिरामिड में इन्होंने 5 एक्ट प्ले दिया था, ठीक है, वो स्ट्रक्चर दिया था इन्होंने, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कैरेक्टर, ओके। इंट्रोडक्शंस टू कैरेक्टर्स इन अ प्ले, असेसमेंट बेस्ड ऑन स्पीच, डायलॉग एंड एक्शंस, ओके। जो असेसमेंट होता है वो स्पीच पे होता है, एक्शंस पे होता है, वो क्या कैरेक्टर्स डायलॉग बोलते हैं और एक्शंस वो क्या करते हैं, ठीक है। एरिस्टोटल्स व्यू ऑन कैरेक्टर एलिमेंट्स, इथोस, मोरल्स एंड डायोनिया इंटेलेक्चुअल, ओके। एरिस्टोटल जो है ना, वो कैरेक्टर को 2 एलिमेंट्स में देखते थे, ठीक है। एक मोरल के बेसिस पे देखते थे, ठीक है, वो क्या ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, किस ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आए हुए हैं, और एक डायोनिया इंटेलेक्चुअल, क्या इंटेलेक्ट है, उनके इंटेलेक्ट का क्या लेवल है, ओके। एक हीरो होता है प्रोटैगनिस्ट, आप लोगों को पता ही है। ओपोनेंट होता है एंटैगनिस्ट, जिसे हम बोलते हैं। स्टेबल और चेंजिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। हीरो होता है जिसे हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, अपोनेंट होता है जिसे हम एंटैगनिस्ट कहते हैं, एंड देन स्टेबल और चेंजिंग कैरेक्टर्स जो कि सपोर्टिंग कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, ओके। डिस्टिंक्शंस बिटवीन फ्लैट टाइप कैरेक्टर्स एंड राउंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बिल्कुल सिंपल होते हैं
और कुछ होते हैं जो कि बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी कहानियाँ बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, वो सोचते बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से हैं। ठीक है, चलिए। अब हमारे पास अगले 2 ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, सब प्लॉट एंड 3 यूनिटीज़। तो सब प्लॉट क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू सब प्लॉट एज अ कंप्लीट सेकेंड स्टोरी रनिंग पैरेलल टू द मेन प्लॉट। तो मेन जो कहानी चलती रहती है उसके साइड बाय साइड एक और कहानी चलती रहती है उसके अंदर में। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी फिल्म में एक मेन कैरेक्टर की स्टोरी चल रही है और साइड से किसी सपोर्टिंग कैरेक्टर की भी कहानी को दिखाया जा रहा है पैरेलली, तो उसे हम सब प्लॉट कहते हैं। प्लॉट के अंदर का प्लॉट, सब प्लॉट। ओके, ब्रॉडनिंग पर्सपेक्टिव ऑन द मेन प्लॉट, मेन प्लॉट के बारे में आइडिया को ये बढ़ाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल स्टोरीज इन शेक्सपियर किंग लियर। ओके, ये एग्जाम्पल हो गया किंग लियर जो शेक्सपियर की है। ओके, देन आफ्टर 3 यूनिटीज़। 3 यूनिटीज़ जो हैं वो एरिस्टोटल ने दी थी। ओके, कौन कौन सी हैं यूनिटीज़? ये एक्शन है, प्लेस है और टाइम है। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या बोलता है? अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द एक्चुअल कंडीशंस ऑफ द स्टेजिंग। ठीक है, जो भी स्टेज पे एक्शंस हो रहे हैं वो कितने लिमिटेड अमाउंट में, लिमिटेड टाइम के अंदर होंगे, वो है यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ प्लेस, लिमिटेशन ऑफ द एक्शन टू अ सिंगल लोकेशन, एक स्पेसिफिक जगह में ही वो चीज़ें होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ प्लेस सिंपली वही दर्शा रहा है यहाँ पे। यूनिटी ऑफ टाइम, लिमिटेशन ऑफ टाइम टू 2 और 3 आवर्स। सिंपल सा है, यूनिटी ऑफ टाइम है तो टाइम की यूनिटी को बता रही है, टाइम की क्या लिमिटेशन होनी चाहिए। ओके, देन आफ्टर कंट्रोवर्सी एंड ऑप्शनल नेचर ऑफ यूनिटी ऑफ प्लेस एंड टाइम, यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन एज अ एसेंशियल यूनिटी इन ड्रामा। यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन जो है कि इम्प्रेशन क्या बनता है उस ड्रामा के रिगार्डिंग। ठीक है, वो होता है यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ड्रामेटिक टेक्सचर। ओके, टेक्सचर जैसे हमने सबसे पहले स्लाइड में पढ़ा था कि क्या क्या उसमें ऐड करने के बाद ड्रामा की जो रौनकता होती है, उसकी सुंदरता होती है, वो बढ़ जाती है। तो सबसे पहला है इसमें एक्ट एंड सीन। ओके, एक्ट एंड सीन, डेफिनेशन ऑफ एन एक्ट एज अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। डेफिनेशन ऑफ एन एक्ट एज अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। एक मेजर डिवीजन होता है एक्शन का प्ले के अंदर में। ठीक है, वो उसे हम एक्ट का नाम दे रहे हैं। ठीक है, जो मतलब जैसे कि कोई एक्ट कर रहा है, कोई एक्टर है एक्ट कर रहा है, एक पर्टिकुलर सीन एक्ट कर रहा है इतने टाइम से इतने टाइम तक। तो सिंपली ये इस लाइन में वही बताना चाह रहा है ये। ओके, हिस्टोरिकल वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ एक्ट्स। हमने, आपको अगर याद होगा, हमने यूनिट 1 में पढ़ा था इसके बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस में। ओके, जैसे कि यहाँ पे 5 एक्ट्स इन एलिजाबेथियन ड्रामा था, 4 एक्ट थे 19th सेंचुरी में, 3 एक्ट्स इन नॉन म्यूजिकल ड्रामाज ऑफ द 20th सेंचुरी। तो ये किस तरीके के एक्ट्स होते थे, सबका स्टाइल अलग होता था ड्रामा का, वो इसमें बता रहा है। सब डिवीजन ऑफ एक्ट्स इनटू सीन, जो एक्ट्स होते थे वो अलग अलग सीन में डिवाइडेड होते थे। कंटेम्प्रेरी ट्रेंड ऑफ प्लेस कंसिस्टिंग ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ सीन्स विदाउट मेजर एक्ट्स। कंटेम्प्रेरी ट्रेंड होता था एक प्लेस में, ठीक है, जिसमें जो सीन्स होते थे उसमें कोई मेजर एक्ट नहीं होता था। जैसे कि कोई भी एक्टर्स वगैरह एक पर्टिकुलर चीज़ पे कुछ ज़्यादा लंबे टाइम तक एक्ट नहीं करते थे, उसे हम यहाँ पे कह रहे हैं सीक्वेंस ऑफ सीन्स विदाउट मेजर एक्ट्स। Then after differences between acts and scenes in terms of curtain falls, scene changes and intermission. So acts और scenes में कुछ फ़र्क रहता है, जैसे curtain fall एक्ट में अलग होता है, scenes में अलग होता है, अलग अलग scene changes होता है अलग अलग, and intermission होता है। ओके, नेक्स्ट इज़ इंडिविजुअल सीन्स, मतलब इंडिविजुअल सीन्स होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सीन्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्ले एज अ होल। प्ले को समझने में ये बहुत हेल्पफुल होता है इंडिविजुअल सीन्स। हम आइडिया लगा सकते हैं पूरे प्ले का इन इंडिविजुअल सीन से कई हद तक। नेक्स्ट इज़ डुअल फोकस व्हेन एनालाइजिंग अ सीन। ओके, अंडरस्टैंडिंग द थीमेटिक इश्यूज एंड एग्जामिनिंग द कॉम्प्लेक्स टेक्सचर। थीमेटिक इश्यूज़, किस प्ले का कौन सा थीम है, किस टॉपिक पे वो प्ले हो रहा है, वो हम इससे पता कर सकते हैं। एंड वी कैन एग्जामिन द कॉम्प्लेक्स टेक्सचर। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्लेस को हम एग्जामिन कर सकते हैं इस चीज़ से। ओके, ये हम कर सकते हैं डुअल फोकस से जब हम सीन को एनालाइज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ एलिमेंट्स ऑफ सीन टेक्सचर। सीन जो होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ओके, किस किस चीज़ का एडिशन होता है उसमें, तब जाके वो सीन बेहतरीन बनता है। ओके, सो इमेजरी होती है, जैसे कि नदी को दिखाने के लिए वो कुछ पर्दे ले आते हैं स्टेज पे। सिमिलीज़ हो गए हैं, मेटाफोर्स हो गए हैं, पोइट्री हो गई। मेटाफोर्स और सिमिलीज जो होते हैं वो कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं दो चीज़ों के बीच में। ये दोनों एक लिटरेरी डिवाइस हैं। ओके, पोइट्री का यूज़ हो गया, किसी सीन को डायलॉग ना रख के उसमें पोइट्री का यूज़ करना। ओके,
सीन एनालिसिस एज अ प्रोडक्टिव वे टू डिस्कस अ प्ले। सो प्ले को डिस्कस करने के लिए सीन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं प्ले की तो सीन का एनालिसिस आपको आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और ये आखिरी टॉपिक है इस यूनिट का। सो वो है एटमॉस्फेयर एंड थिएट्रिकल डिवाइसेस। ओके, थिएट्रिकल डिवाइसेस जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें अलग अलग डिवाइसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एटमॉस्फेयर जो है उसका डेफिनेशन सिंपल है, द टोन परवेडिंग अ सेक्शन और एन एंटायर ड्रामा। ओके, टिपिकली एटमॉस्फेयर क्या होता है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ये जो एक सीन होता है या फिर पूरे प्ले के बारे में ये बताना चाह रहा है कि किस एटमॉस्फेयर में वो लाई करता है। ओके, उसका डार्क एटमॉस्फेयर है या लाइट हार्टेड एटमॉस्फेयर है, उसमें कॉमेडी हो रही है या उसमें ट्रेजेडी हो रहा है, दुख भरी कहानी बताई जा रही है या फिर सस्पेंस है उस कहानी में। तो एटमॉस्फेयर सिंपल हम उसी को कहते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। ओके, एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे कि मैंने आपको बताया हैप्पी, सैड, सस्पेंसफुल, फियरफुल, रिलीजियस मैटर्स को इंक्लूड करते हैं उसमें, तो ये भी एक टाइप हो गया। ओके, नाउ थिएट्रिकल डिवाइसेस, कौन कौन से होते हैं थिएट्रिकल डिवाइसेस और इनका क्या यूज़ होता है एक्टिंग के दौरान, ड्रामा में, प्ले में, आइए देखते हैं। सबसे पहला है असाइड। क्या होता है ये, चलिए। लाइन्स विस्पर्ड टू द ऑडियंस और अनदर कैरेक्टर ऑन स्टेज, नॉट मेंट टू बी हर्ड बाय ऑल द कैरेक्टर्स। ओके, लाइन्स विस्पर्ड, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन से, उस पर आप फोकस करें। लाइन्स विस्पर्ड टू द ऑडियंस और अनदर कैरेक्टर ऑन द स्टेज, छोटा सा विस्पर होता है इसमें, जो कि सब इसे ना सुन सके, सारे कैरेक्टर्स ना सुन सकें। इसमें कोई एलेबोरेट कर रहा होगा किसी सीन को ऑडियंस को, ठीक है। कॉमिक रिलीफ, नाम से ही पता चल गया, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमर इन अ सीरियस प्ले टू रिलीव टेंशन, ह्यूमर, हंसी मजाक का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट इज़ डियोक्स एक्स मशीना, रिजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट बाय द इंटरवेंशन ऑफ अ गॉड और इम्प्रोबेबल डिवाइस। सो भगवान का यहाँ पे प्ले के बीचों बीच, जैसे कि भगवान का इंट्रोडक्शन करवाना, भगवान के द्वारा उस प्ले में किसी कैरेक्टर को भगवान का रोल देके वो सीन के बीच में आएंगे और उस सीन को आगे बढ़ाएंगे या फिर कोई मैसेज होगा तो वो देंगे, वो इसमें है। रिजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट के बारे में समझाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ फोरशैडो, लाइन्स दैट गिव हिंट्स और क्लूज टू द फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर के बारे में जो लाइन्स हिंट देते हैं कि आगे आने वाले में सीन में क्या होने वाला है, वो इसमें बताया। ओके, आगे के थिएट्रिकल डिवाइसेस हैं, एक है फ्लैशबैक, नरेशन ऑफ एन इंसिडेंट फ्रॉम द पास्ट। फ्लैशबैक तो आपको पता ही होगा, पास्ट का जो नरेशन है। इंटरप्टिंग द मेन स्टोरी लाइन और यूज बाय द कोरस। ओके, आयरनी है, ड्रामेटिक आयरनी एज अ मेथड ऑफ एक्सप्रेशन वेयर द ऑर्डिनरी मीनिंग इज अपोजिट टू द थॉट इन द स्पीकर्स माइंड। आयरनी वही होती है कि आप बोल कुछ रहे हैं लेकिन उसका असली मायना जो है वो कुछ और है। ओके, डेफिनेशन यहाँ पे है, ऑर्डिनरी मीनिंग इज़ अपोजिट टू द थॉट इन द स्पीकर्स माइंड। ओके, स्पीकर के माइंड में वो थॉट अपोजिट है जो कि उसकी एक्चुअल मीनिंग है उससे। ओके, नेक्स्ट इज़ मॉस्क, एलेबरेट कोर्ट एंटरटेनमेंट। सो ये कोर्ट एंटरटेनमेंट जो होता है ये थिएट्रिकल डिवाइस वहाँ यूज़ होती है, कंबाइनिंग पोएटिक ड्रामा, म्यूज़िक, सॉन्ग, डांस, कॉस्ट्यूम एंड स्टेज स्पेक्टेकल। कोर्ट तो होता है तो वो सिंपली उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हर कैरेक्टर्स की, स्टेज वर्क बहुत ज़्यादा हाइपर स्टेज वर्क होने लगता है उसमें, तो ये वो थिएट्रिकल डिवाइस है। नेक्स्ट इज़ मोटिव, कॉन्स्पिक्वस रिअकरिंग एलिमेंट्स सच एज इंसिडेंट, डांस, रेफरेंस और फार्मूला, जो एक के बाद एक वो अकर होते रहे, रिअकरिंग। ओके, एलिमेंट को हम मोटिव कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके, इंसिडेंट हो गया, डांस में हो गया, रेफरेंस देना हो किसी चीज़ की तो उसे बार बार वहाँ पे बोला जाए, किसी चीज़ का फार्मूला हो गया कि स्पेसिफिक तरीके से ये चीज़ काम करेगी। ओके, एंड द लास्ट इज़ पैंटोमाइम। ओके, हमने यूनिट 1 में भी इसके बारे में पढ़ा था कि स्टेज पे एक्ट करना बिना किसी डायलॉग के, ओनली यूजिंग पॉस्चर, जेस्चर्स, बॉडली मूवमेंट एंड एग्जैजरेटेड फेशियल एक्सप्रेशंस। इसके डेफिनेशन है, इन एक्टिंग ऑन द स्टेज विदाउट स्पीच, यूजिंग ओनली पॉस्चर, गेस्चर्स, बॉडली मूवमेंट एंड एग्जैजरेटेड फेशियल एक्सप्रेशंस। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके अपने वीडियो के कंक्लूजन पे। हमने यूनिट 2 को भी कवर किया। होपफुली मैं आने वाले कुछ दिनों में पूरे यूनिट अपलोड कर दूंगा और अगला ब्लॉग भी अपलोड कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, subscribe the channel for more videos like this. Okay, now at last we conclude the video by saying a quote as usual. So today's quote is, literature is the most agreeable way of ignoring life.
ओके, आप इस ब्यूटीफुल से कोट का मीनिंग ढूंढिए। ओके, तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ओके, उम्मीद है आपको ये हेल्पफुल हुआ हो वीडियो। थैंक यू।